हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल। और सेल साइकिल की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज हम उसका प्रीवियस फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बहुत जनरल बेसिस वाली चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं, जैसे सेल साइकिल के ड्यूरेशन अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, एसिंक्रस और सिंक्रस जो भी कल्चर होते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हम आज ये सब पढ़ने वाले हैं जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। और सेल साइकिल तो ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आई थिंक इसको तो तुम्हें करके ही जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपको अच्छे से CSI UGC की तैयारी करनी है, CSI UGC नेट को क्लियर करना है, वेदर इट इज़ लाइफ साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप क्या कर सकते हैं, आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, दैट इज गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स की क्लास ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरी क्लास लेंगे, आप बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स की क्लास ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, अब वो डाउट सेशंस भी होते हैं, आप कभी भी कोई भी क्लास ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप अपने अकॉर्डिंग, आप चाहते हैं 6 मंथ्स का लेना या फिर 12 मंथ्स का लेना। अगर आपको अभी प्रिपेयर करना है नवंबर के लिए तो आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट ईयर देना चाहता हूँ तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपको 6 मंथ्स का लेना है या फिर 12 मंथ्स का लेना है। उसके बाद अगर आपको पेमेंट पे 10% ऑफ चाहिए, 10% ऑफ चाहिए, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। इस कोड के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि अगर आप 10% ऑफ कोड मेरा अप्लाई कर रहे हैं, कुमकुम 10 अप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ मेरी क्लास मिलेगी, नहीं, आपको सारे एजुकेटर्स की क्लास प्रॉपर मिलेंगी। आप किसी पे भी जाके देख सकते हैं, आप किसी भी लाइव सेशन में देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे 10% ऑफ से जा रहे हैं तो आपको मेरी क्लास मिलेगी, नहीं, आपको सारे टीचर्स की क्लास प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा कुमकुम 10 के नाम से। उसके बाद पेमेंट के मेथड बहुत सारे दिए गए हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो EMI हो, UPI हो या फिर वॉलेट के थ्रू हो। तो EMI के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा पैसे हैं। अगर मैं कहीं ऑफलाइन कोचिंग लेती हूँ तो इससे ज़्यादा पैसे आते हैं, इतने टीचर की वैरायटी भी नहीं मिलेगी आपको, इतना एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा, इतना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा जितना आपको अनअकैडमी पे मिलेगा। जितने डाउट सेशन हो सकते हैं यहाँ पे, हमेशा तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट करी जाती हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे अनअकैडमी पे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम चारों मिलके, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो या फिर लाइफ साइंसेस के हों, जो मैम है वो है केमिस्ट्री की, ये लाइफ साइंसेस की मैम है, मैं लाइफ साइंसेस की हूँ, ये फिजिक्स के सर हैं। तो हम चारों मिलके आपके लिए एक सुपर क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक तुमने कंप्लीट करा है विदाउट डूइंग अ क्वेश्चंस, यू कैन नॉट से कि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि टॉपिक तुम्हें तभी आएगा जब तुमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तुम्हें तभी उसके डाउट क्लियर होंगे। जब तक तुमने क्वेश्चन नहीं करा, तुम्हारा कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं माना जाएगा। तो हम इसीलिए सुपर क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, जिससे आपको पता चले कि मुझे क्या ज़्यादा पढ़ना है, कितना कम पढ़ना है और मुझे किस हिसाब से तैयारी करनी है। ओके, चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक की बात करें तो अगर सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल जो होता है मेरा, इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट मेक अप द सेल cycle, or we say programmed event which lead to the cell division। तो सेल साइकिल क्या मतलब है, देखो साइकिल है मतलब एक जहां से चली थी, जैसे यहाँ से चली है, ठीक है, यहाँ से चली तो ये पूरा कंप्लीट टर्न लेगी, फिर से वापस इधर ही आ जाएगी, ये फिर से चलेगी, फिर से वापस यहीं आ जाएगी, एक साइकिल है ये। और ये साइकिल किस चीज़ की है, जिसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसमें क्या होता है, हमारा प्रोग्राम्ड इवेंट है, मतलब एक प्लान्ड इवेंट है, प्रोग्राम्ड इवेंट है, जिसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती है। सो दिस इज वी कॉल्ड सेल साइकिल। ओके, नाउ द सेल साइकिल इज अ साइकिल इन विच सेल डुप्लीकेट्स, जिसमें क्या करेगी, सेल डुप्लीकेट करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल।
एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू द 2 डॉटर सेल्स। माना ये हमारी कोई भी सेल थी, ये गई हमारे सेल साइकिल में, ये कहाँ गई, सेल साइकिल में, जहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल क्या करेगी, जैसे एक न्यूक्लियस था इसमें, और बाद में क्या हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, देखो ये बन गई एक और एक बन गई ये। सो दिस इज वी कॉल्ड सेल साइकिल, जहाँ पे डुप्लीकेशन होता है एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू द 2 डॉटर सेल्स। नाउ इसके पास जो होते हैं 2 मेन फेज होते हैं। अगर मैं फेजेस की बात करूँ तो 2 मेन फेज होते हैं। फर्स्ट इज इंटरफेज, पहला होता है इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब समझो इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। लेकिन ये इंटरवल इतना बड़ा होता है कि जो मेन पिक्चर होती है वो थोड़ी कम टाइम की होती है, लेकिन जो इंटरवल होता है बहुत बड़ा होता है। तुम ये समझो कि किसी भी मूवी को बनने के लिए 6 महीने 1 साल लगता है, और मूवी कितने घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है। तो वैसे ही क्या होता है, जो हमारा इंटरफेज है, इंटरफेस हमारा बहुत बड़ा होता है, इंटरफेस हमारा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको प्रिपरेशन करनी है, उसको सेल को डिवाइड करवाना है, उसको सेल को पूरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंटरफेस में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं अगर एम फेज की बात करूं तो जो होता है वो एम फेज होता है, माइटोटिक फेज, वो कितना होता है, छोटा होता है, लेस टाइम में कंप्लीट हो जाता है, जबकि हमारा इंटरफेस बहुत टाइम लेने वाला है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रिपरेशन वाली फेज, दैट इज प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं इसको। यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है तो प्रिपरेटरी फेज है। तो typically interface lasts for at least 95% of the total time required। मतलब 95% जो टाइम होता है वो किसके पास जाता है, हमारा इंटरफेस के पास जाता है, और जो 5% टाइम लगता है वो माइटोसिस एम फेज में लगता है। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि एक मूवी बन रही है, एक बहुत बड़ी मूवी बन रही है, तो हमारा जो 95% था हमने कंट्रीब्यूशन वहां दिया, लेकिन तुम्हें कितना दिखा, 5% दिखा सिर्फ वहां पे, कि तुमने कितनी मेहनत करी है। तो वो होता है एम फेज। नाउ इसका डिफरेंस आता है कि इंटरफेज और एम फेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इससे डायरेक्टली नहीं आएगा, ये क्या होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से तुम्हें चूज करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज। अगर मैं इंटरफेज की बात करूं, इट इज साइटोलॉजिकली इनएक्टिव फेज। साइटोलॉजिकली इनएक्टिव फेज है, मतलब हमें लगता है कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें, हमें साइटोलॉजिकली इनएक्टिव फेज लगती है। इंटरफेज हमने माना कि साइटोलॉजिकली इनएक्टिव फेज है। जो एम फेज होती है वो हमें दिखती है, दैट इज साइटोलॉजिकली एक्टिव फेज होती है। इसका हमें कुछ अता पता नहीं होता, हम अच्छे से नहीं देख पाते। तो ये साइटोलॉजिकली इनएक्टिव फेज है, ये साइटोलॉजिकली एक्टिव फेज है। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में, या फिर ये कन्वर्जन कर रही है, जो डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, इन सब में ये हाईली एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि काम तो इसी को करना है सबसे ज्यादा। इंटरफेज जो है मिलके ज्यादा काम करिए एज कम्पेयर टू द एम फेज। तो जो मेटाबॉलिकली है, मेटाबॉलिक जो है उसकी एनर्जी प्रोडक्शन जो है हाईली एक्टिव फेज होगी है, वाइल जो एम फेज की बात करें इसमें कंपेरेटिवली लेस एक्टिव होगी। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ एट अ मॉलिकुलर लेवल की बात करें, मॉलिकुलर लेवल पे भी हमारी कौन सी एक्टिव होगी, हमारी इंटरफेज जो होगी ज्यादा एक्टिव होगी, वाइल जो एम फेज होगी वो लेस एक्टिव होगी। ये डिफरेंस याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तुम्हें पता है, रिक्वायर्ड मोर टाइम, इंटरफेस को टाइम ज्यादा लगने वाला है एज कम्पेयर टू द एम फेज। एम फेज में बहुत कम टाइम लगता है, लेस टाइम इज रिक्वायर्ड। नाउ इट इंक्लूड्स 3 इंपॉर्टेंट फेजेस। कौन कौन सी फेजेस होती हैं इंपॉर्टेंट, G1 होगी, एस होगी एंड G2 फेज होगी। तो ये तीनों फेज जो होती है वो इंटरफेज का पार्ट होती है, जबकि हमारे माइटोटिक फेज में जो होती है, हमारे कौन कौन से फेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है हमारी साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो ये होता है डिफरेंस हमारे इंटरफेज में और एम फेज में। चलो नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट उस पे चलते हैं। देखो ये हो गया हमारा, पहला हो गया G1 फेज। G1 फेज से जो सेल्स होंगी वो जाएंगी हमारी कहाँ पे, एस फेज में। एस फेज में गई, एस फेज से जाएंगी G2 फेज में, G2 फेज में जाएंगी एम फेज में, फिर से साइकिल रिपीट होगी। उसके बाद फिर से G1 फेज, एस, G2, ऐसे ये चीज चलती रहती है। G1 जो होता है हमारा उसको बोलते हैं गैप वन फेज, और या फिर ग्रोथ फेज बोलते हैं। एस जो होता है जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। G2 जो है ग्रोथ है या फिर गैप फेज 2 है,
जो ग्रोथ एंड प्रिपरेशन कराता है माइटोसिस के लिए, क्योंकि सेल कहाँ माइटोसिस में एंटर करने वाली है यहाँ से यहाँ, तो ये क्या करेगा प्रिपरेशन करेगा कि माइटोसिस में जाने वाली है तो मैं सारी चीजों को पहले ही इकट्ठा करके रख दूं। और माइटोसिस में क्या होता है हमारा सेल डिवीजन होता है, क्या होता है सेल डिवीजन होता है। मेन पिक्चर यहाँ आ जाती है। देखो ये हो गया हमारा जीवन फेज, यहाँ पे होता है स्टार्ट, फिर एस फेज में आएगा, एस फेज से जी2 फेज में जाएगा। देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय माइटोसिस, और उसके बाद जीवन फेज हमारा आ जाएगा फॉलोड बाय जीवन फेज। ठीक है, अब आते हैं इंटरफेज के बारे में बात करते हैं। देखो जो इंटरफेज होता है प्रोसीड इन 3 स्टेज, मैंने बता दिया, G1 हो गया, S हो गया एंड G2 हो गया, फॉलोड बाय द साइकिल ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस एंड ड्यूरेशन ऑफ दीज 3 स्टेजेस वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अगर क्वेश्चन में आता है कि ड्यूरेशन जो होता है वो कांस्टेंट है या फिर स्टैटिक है, तो नहीं, ये चेंज होता रहता है, डायनामिक है, चेंज होता रहता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अगर मैं जीवन फेज की बात करूं, अगर मैं इस जीवन फेज की बात करूं, उसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर गैप फेज, गैप वन बोलेंगे, या फिर बोलेंगे फर्स्ट ग्रोथ फेज और पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। क्यों? क्योंकि जो एम फेज के बाद में ही हमारी जीवन आती है, तो पोस्ट माइटिक मतलब, पोस्ट मतलब होता है बाद वाला, प्री मतलब होता है पहला वाला, पोस्ट मतलब बाद वाला, तो पोस्ट एम फेज के बाद में ही जीवन आती है ना, तो इसीलिए बोलते हैं इसको पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। अभी गैप किस किस के बीच में होता है? इट इज अ गैप बिटवीन अ स्टार्ट ऑफ द डीएनए एप्लीकेशन एंड एंड ऑफ द माइटोसिस। देखो जीवन फेज ये रहा है ना, जीवन फेज हमारा ये रहा, तो माइटोसिस जब एंड फेज होता है, ठीक है, जब एंड हो गया और जो हमारा स्टार्ट हो गया, उसके बीच का क्या है, ये डिफरेंस है, उसके बीच का गैप है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जीवन फेज बोलते हैं। ठीक है, इट माइट लास्ट फॉर 11 आवर्स, सबसे ज्यादा टाइम इसी का लेता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसको स्टार्ट करनी है, उसको सोचना पड़ेगा मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे मैं चीजों को इकट्ठा करूं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नाउ द सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज होने लग जाएंगे, क्योंकि फंक्शन अच्छे से कराना है तो ऑर्गेनेलीज भी होते लग जाएंगे, एंड ग्रोज इन साइज, तो साइज में भी ग्रो करेगी, हमारे प्रोटीन्स का साइज बढ़ेगा, हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें बढ़ने लग गई। अब क्या होता है, द डिसाइडिंग पॉइंट इज अ कॉल्ड चेक पॉइंट, जो डिसाइडिंग पॉइंट है कि तुम्हें आगे जाना चाहिए, मतलब तुम्हारे पास चीजें इकट्ठा हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। ठीक है, अगर चीजें इकट्ठा हो गई हैं, मतलब जीवन फेज ने प्रोटीन्स बना ली हैं, उसने ऑर्गेनेलीज बना लिए हैं, उसने सबका चीजें इकट्ठा कर ली हैं स्टार्ट होने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है जो देखता है कि हाँ जीवन फेज के पास सारा सामान है आगे जाने के लिए, तभी वो इसको अलाउ करता है, अगर इसके पास नहीं होगा सामान तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या है, डिसाइडिंग पॉइंट इज कॉल्ड चेक पॉइंट, जिसे बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। These are regulated by G1S साइक्लिन, कौन रेगुलेट करता है, G1S साइक्लिन जो होती है इस चीज को रेगुलेट करती हैं। क्यों, G1 से कहाँ जाना है, S में, तो वो वाली साइक्लिन को रेगुलेट करती हैं, which causes transition from G1 to S phase. Now G1S check arrest, देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा G1S से आगे चीज जा रही है, ठीक है, G1S से आगे चीज जा रही है, अगर वो उस पर सारा सामान है तो उसको आगे भेज देगा, लेकिन अगर उसके पास सामान नहीं है तो वो क्या कर देगा, उसको वहीं इनहिबिट कर देगा, या फिर सेनिसेंस कराएगा, या फिर इसका क्विसेंट स्टेज में भेजेगा। अब क्या होता है ये देखो, एक होता है रिवर्सिबल चेक अरेस्ट, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबली अरेस्टेड सेल्स आर कॉल्ड क्विसेंट सेल्स, रिवर्सिबली मतलब वापस आ सकती हैं, अगर उन्हें पूरा सामान दिया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा ठीक है हम आपको सामान दे देते हैं, तो वो रिवर्सिबल मतलब रिवर्ट बैक कर सकती हैं, वो फिर से एक्टिव हो सकती हैं, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड G0 स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, G0 स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल भी होता है एक, इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबली अरेस्टेड सेल्स आर कॉल्ड सेनिसेंस सेल्स, उनको बोलते हैं सेनिसेंस सेल्स, सेल साइकिल अरेस्टेड परमानेंटली। तो दो टाइप का होता है, हो सकता है रिवर्सिबल हो, क्वेसेंट स्टेज में चला गया हो, G0 स्टेज में चला गया हो, तो वो वापस आ सकता है, लेकिन इरिवर्सिबली गया है, मतलब अगर ऐसा गया है जहां पे सेल साइकिल परमानेंटली अरेस्ट हो गई है तो वो वापस नहीं आ सकता, तो वापस
नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल आता है एग्जाम पेपर में, हम बोलते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो इनिशियल डेज में जब हम बर्थ लेते हैं या फिर कुछ इनिशियल टाइम तक ही बनते हैं, उसके बाद जो न्यूरॉन्स हैं या फिर स्केलेटल मसल जो हैं वो नहीं बन पाती, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं खुद को। क्यों नहीं कर पाती हैं? द न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड जी नॉट स्टेट। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो न्यूरॉन्स स्केलेटल मसल्स जो है हमारी जी नॉट स्टेट में पहुंच जाती हैं इन विच सेल डिवीजन नेवर अकर्स। दिस इज नेवर अकर्स। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा कि जीवन जो एस के बाद जाना वाला है वो रिवर्सिबली जाएगा, इरिवर्सिबली जाएगा, फिर जो सामान तो मिल गया वो तो चला जाएगा, अगर सामान नहीं मिलता है तो रिवर्सिबली अरेस्ट हो जाएगा या फिर इरिवर्सिबली अरेस्ट हो जाएगा, जैसे न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल्स होते हैं। नेक्स्ट है एस फेज, ठीक है। एस फेज को याद रख लो सिंथेसिस फेज के नाम से, ठीक है। ये क्या है? सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस मतलब जब कोई भी चीज सिंथेसाइज करी जाती है। ड्यूरिंग दिस फेज डीएनए सिंथेसिस अकर, इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। इट्स अबाउट फॉर 8 आवर्स, ये क्या 8 घंटे के लिए है। जीवन कितनी थी? 11 आवर्स के लिए थी, मतलब उसका सबसे ज्यादा टाइम था, ठीक है। एस का काल कितना हो गया? 8 आवर्स हो गया, कम कम होता जा रहा है। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए, अगर हमारा पहले डीएनए कितना था? 2n डीएनए था हमारा जीवन फेज में, तो एस फेज में आगे कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल। अगर मैंने माना ये हमारी सेल हो गई, ये हमारा हो गया सेंट्रियोल, ठीक है, ये हो गया सेंट्रियोल। ये कब था? जीवन फेज में। एस फेज में आएगा तो कितना क्या हो जाएगा? देखो ऐसे हो जाएगा, 2 बन जाएंगे, मतलब डिवीजन हो गया सेंट्रियोल का भी। ना अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, जैसे मैंने बताया 2n का 4n हो जाएगा, तो 2n का 4n हो जाएगा, मतलब 2c का कितना हो गया? 4c हो गया। तो डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? रेप्लिकेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? रेप्लिकेशन हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, क्या? देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तुम ये बताओ तुम्हारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, क्या तुम्हारे 72 हो जाते हैं? क्या वो 23 पे पहुंच जाते हैं? ऐसा नहीं होता है ना, वो उतना ही नंबर सेम रहता है। तो इसीलिए देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, दे रिमेन सेम। 2n का 2n ही रहने वाला है, ठीक है, 2n का 2n ही रहने वाला है। एग्जाम्पल जैसे जैसे ये हो गया हमारा जीवन फेज की बात करूं, सेल न्यूक्लियस की बात करूं, तो हमारा 2n था, ठीक है, 2n था और 2c था, ठीक है। अब क्या हुआ इधर देखो, क्रोमोसोम नंबर तो विल रिमेन सेम, है ना। क्रोमोसोम का नंबर जो होगा, ये क्रोमोसोम नंबर है, ये हमारा डीएनए नंबर है, डीएनए का नंबर है रेप्लिकेशन होने के बाद। एस फेज में क्या हुआ आते आते कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहा, लेकिन क्या हो गया एस फेज में? डीएनए का अमाउंट जो था वो डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। G2 फेज में जाएंगे, G2 फेज में भी चीजें सेम रहेंगी, 2n एंड 4c। आई होप ये वाली चीज समझ आई होगी। देखो फर्टिलाइजेशन होता है 1n मम्मा से आता है, 1c पापा से आता है, मतलब दोनों 1 एंड 1 देते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है 2n 2c बन जाते हैं, ठीक है, 2n 2c बन जाते हैं। गैप फेज आता है जीवन वाला फेज, उसमें भी 2n 2c रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारा एस फेज आता है तो क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, लेकिन जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा? उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। देखो डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया। उसके बाद गैप 2 फेज की बात करें, इसके बाद माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद फिर से सेम नंबर आ जाता है, क्योंकि नंबर सेम रहेगा, लास्ट में नंबर सेम रहेगा, लेकिन उस टाइम से देखो 2n था 2c पे ही आ गया, वो वापस से 2c पे ही आ गया वो। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं मियोसिस की, मियोसिस में क्या होता है? 1n और 2c, यहाँ पे फर्दर डिवीजन होगा, ये हम जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी हम उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी तो तुम इतना याद रखो G2 फेज तक, अभी मैं इंटरफेस पढ़ा रही हूँ, G2 फेज तक बात याद रखो। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें मैं ये सारी चीजें बताऊंगी। ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं G2 फेज पे। G2 फेज की बात करें तो इसे बोलते हैं गैप 2 फेज, ठीक है, या फिर ग्रोथ फेज 2।
It is a phase between a start of mitotic prophase and followed by the DNA replication. मतलब क्या हुआ, ये हमारी S फेज हो गई, S फेज के बाद आती है G2, G2 के बाद आती है M, तो मतलब M2 तो इसकी नेक्स्ट वाली स्टेज है, उससे पहले वाली स्टेज क्या थी, डीएनए रेप्लिकेशन वाली स्टेज थी. So it is a gap between a start of the mitotic prophase and followed by the DNA replication. It might take 4 hours. तो हमें पता चला G1 ने हमारे 11 लिए थे, S ने 8 लिए थे और G2 कितना ले रहा है, 4 ले रहा है. इट इज अ पीरियड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसमें क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड रैपिड सेल ग्रोथ टू प्रिपेयर द सेल फॉर माइटोसिस. ये क्या करेगा, सेल को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करेगा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सेल को प्रिपेयर करना है माइटोसिस की, नेक्स्ट स्टेज है माइटोसिस, तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है. तो G2 फेज को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वो रैपिड सेल ग्रोथ कराएगा. G2 के जो चेक पॉइंट्स होते हैं, ये हम लोग चेक पॉइंट्स आज मैं थोड़ा जनरल वे में बता रही हूँ तुम्हें, कल हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसको और डीप में पढ़ेंगे. G2 चेक पॉइंट जो है हमारे G2 जो चेक पॉइंट्स हैं वहां पे जो रेगुलेट किए जाते हैं बाय P53 प्रोटीन्स, ये भी हम इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसको हम क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम. सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो इसमें क्या होता है हमारा कि इट इज नेसेसरी दैट डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बी द एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स ऑफ द पेरेंट सेल. तो मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो सेल है, जैसे ये है, तो ये एक जैसी ही कॉपी बनाए. ऐसा नहीं हो कि कोई छोटी हो गई कोई बड़ी हो गई, नहीं, सेम कॉपी बनाए, सेम एग्जैक्ट कॉपी बनाए, डुप्लीकेट बनाए. मिस्टेक इन द डुप्लीकेशन, अगर डुप्लीकेशन में मिस्टेक हो गई या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम में मिस्टेक हो गई, मतलब एक के पास तो पहुंच गए हमारे कितने, एक के पास पहुंच के 22, एक के पास पहुंच के 24, तो ये मिस्टेक जो हो सकती है पूरा लाइफ टाइम उस इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. तो इस चीज को बचाने के लिए लीड टू द म्यूटेशन कर सकती है दैट में पास्ड, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकती है. टू प्रिवेंट दिस, इसको बचाने के लिए क्या होता है, टाइप ऑफ सेल्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू डिवाइड देन इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब इनके अंदर भी एक मैकेनिज्म किया जाता है सेल साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम ना हो. उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं चेक पॉइंट्स. जैसे पुलिस चेक पॉइंट नहीं लगा देती एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक स्टेट में या फिर एक कॉलोनी में लगा देती है चेक पॉइंट कि यहाँ से कोई चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे चेक पॉइंट लगाए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, जो सेल है, जो उसका नंबर है, जो उसका डीएनए है या फिर जो बनने वाली डुप्लीकेट सेल पेरेंट सेल से वो वैसी ही बने जैसे होती है. अगर उस पर कोई भी म्यूटेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं. Now, checkpoints is one of the several points in the eukaryotic sex cycle at which the progression of a cell to the next stage in the cycle can be halted, रोक देते हैं, until the conditions are favorable. तो ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, उस प्रोग्रेशन ऑफ साइकिल को देखते हैं कि कैसी चल रही है, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वहीं रोक देगा, हॉल्ट कर देगा, और उसके बाद जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी उसको निकलने नहीं देगा. अब थोड़ा बहुत साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेजेस की बात कर लेते हैं, और जो सीडीकेज जो ह्यूमंस में यूज होती हैं या फिर जो भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे. आज मैं तुम्हें सिर्फ जनरल व्यू दे रही हूँ, ठीक है. और इसमें से भी आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें से देखो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, वो 2C 4C वाला क्वेश्चन आ सकता है, इंटरफेज और एम फेज का डिफरेंस हो गया, तो इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे. साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस की बात करूं, अगर मैं सीडीकेज की बात करूं तो तुम्हें नाम से पता चल रहा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब ऐसी काइनेजेस जो किस पे डिपेंड करती हूँ, साइक्लिन्स पे डिपेंड करती हूँ. ऐसी काइनेजेस जो साइक्लिन पे डिपेंड करती हूँ. काइनेजेस का मतलब क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करती हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करती हैं, वो होती है हमारी सीडीकेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस. काइनेजेस मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का जो ट्रांसफर करती हूँ, और ये किस पे डिपेंड होती है, साइक्लिन पे डिपेंड होती है अपने एक्टिवेशन के लिए. बिना साइक्लिन के एक्टिवेशन नहीं हो सकता सीडीकेज का, ठीक है. नाउ द सीडीकेज फॉस्फोराइलेट देयर सबस्ट्रेट, ये क्या करती है, फॉस्फोराइलेट करेंगे देयर सबस्ट्रेट को बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू स्पेसिफिक सबस्ट्रेचेस ऑफ द अमाइनो एसिड लाइक सीरीन एंड थ्रियोनिन इन द सबस्ट्रेट. ये इंपॉर्टेंट है. क्या करती हैं, ये जो सीडीकेज होती हैं वो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेंगी बाय टेकिंग फ्रॉम एटीपी से
लिया फॉस्फेट ग्रुप और किसी के सीरीन और थ्रियोनिन को क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट कर दिया। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ये काम करती हैं और किस पे डिपेंड होंगी, साइक्लिन पे डिपेंडेंट होंगी फॉर देयर एक्टिवेशन। नाउ दीज आर द sorry, these are the multifunctional enzymes that can modify various protein substrate involved in cell cycle progression। तो ये मल्टी फंक्शनल एंजाइम है जो मॉडिफाई करती हैं किसी भी सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को। अगर ये चाहती हैं तो प्रोग्रेस होगी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इनको इनहिबिट कर दिया जाता है, इनको अपना फंक्शन नहीं करने दिया जाता है और वहीं पे साइकिल हॉल्ट हो जाती है। ठीक है, तो सीडीके जो होती हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंस ऑफ साइक्लिन्स की, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है टू बिकम एक्टिव। तो एक्टिव बनने के लिए क्या चाहिए, इनको साइक्लिन्स चाहिए। बिना साइक्लिन्स के ये एक्टिव नहीं होंगी, बिना साइक्लिन्स के ये एक्टिवेट नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज cyclins are the family of proteins. The cyclins are the family of the proteins that have no enzymatic activity of their own but activate CDKs by binding to them. ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, जो साइक्लिन्स हैं, ये जो साइक्लिन्स हैं इनके पास खुद की कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है, कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है इन लोग के पास में कोई। ये क्या करते हैं, बस ये सीडीके से बाइंड करेंगे और उनको एक्टिव करेंगे, सिर्फ इतना काम है इनका। अगर साइक्लिन नहीं होंगे तो सीडीके एक्टिवेट नहीं होंगे, लेकिन साइक्लिन्स के पास कुछ मतलब खुद की कोई भी ऐसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, ऐसी कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है जो खुद पार्टिसिपेट करें, वो सिर्फ सीडीकेस को एक्टिवेट करते हैं। So we can say that CDK is having a catalytic property while and act as a protein kinase। तो अगर मैं CDK की बात करूं, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, CDK की बात करूं मैं तो इनके पास क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो है ही, ये तो है ही इनका काम। और क्या है, ये प्रोटीन काइनेसिस भी हैं, ये प्रोटीन काइनेसिस भी हैं जो कहाँ कराती हैं फॉस्फोराइलेट, सीरीन और थ्रियोनिन पे। सीरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड पे ये करेंगी, फॉस्फोराइलेट कराएंगी। दे हैव अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है चीज। वाइल साइक्लिन्स आर रेगुलेटरी कंपोनेंट। रेगुलेटरी का मतलब क्या हुआ, ये रेगुलेट कर रहे हैं, ये रेगुलेट कर रहे हैं किसको, सीडीकेस को। अगर साइक्लिन्स हैं तो सीडीके एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सीडीके एक्टिवेट हो जाएगा। अगर साइक्लिन नहीं है, अगर ये नहीं है तो सीडीके इनएक्टिव रहेगा। तो ये रेगुलेट करें सीडीके की एक्टिविटीज को। अगर हमें साइक्लिन प्रोवाइड नहीं करें तो सीडीके एक्टिवेट नहीं होंगे। तो साइक्लिन्स क्या है, एक रेगुलेटरी कंपोनेंट है, while CDKs are having a catalytic property, that means enzymatic property, and as well as they have a protein kinase activity through which they can phosphorylate any substrate on the serine and threonine amino acids। आई होप तुम लोग को ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट इज साइक्लिन डिग्रेडेशन। अगर मैंने साइक्लिन का डिग्रेडेशन करा दिया, देखो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज आ गई ना, अगर मैंने साइक्लिन का डिग्रेडेशन करा दिया इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेशन ऑफ थ्रू द सेल साइकिल। मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी जीवन की साइक्लिन थी, देखो जो 4 टाइप क्लासेस होती हैं साइक्लिन्स की, ये हम पूरा जो ह्यूमंस का होगा पूरा डिस्कशन जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें साइक्लिन्स के बारे में बता रही हूँ, सीडीकेस के बारे में बता रही हूँ। जीवन जो साइक्लिन्स हैं, ठीक है, जो जीवन साइक्लिन्स हैं, अगर उनको एस में जाना है या फिर जीवन मतलब जीवन से एस में जाना है फिर एस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको तो ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होंगी, अगर यही एक्टिव रहेंगी तो साइकिल जो रहेगी वो जीवन में ही रहेगी। तो इनका ब्रेक डाउन होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिनका बनना। ब्रेक डाउन होगा उसके बाद ही वो कहाँ जाएंगी, जीवन एस साइकिल जो होंगी वो फंक्शन में आएंगी। इनका ब्रेक डाउन होगा, जो एस फेज साइक्लिन होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी, फिर इनका ब्रेकडाउन होगा, फिर एम फेज साइक्लिन्स आएंगी। तो ऐसे पूरी प्रोसेस चलती है। तो इनका प्रोग्रेशन के लिए इनका डिग्रेडेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनका बनना। तो साइक्लिन क्या होती है, पहले बनती है फिर बिगड़ती है, फिर बनती है फिर बिगड़ती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको साइक्लिन बोलते हैं। एक साइकिल की तरह चल रही है ये भी, ये क्या चल रही है, एक साइकिल की तरह चल रही है। पहले बनी फिर बिगड़ी, फिर बनी फिर बिगड़ी, फिर बनी फिर बिगड़ी। तो ये होता है हमारा क्लास साइक्लिन्स का पूरा प्रॉपर्टीज। आई होप तुम लोग को ये गया होगा दिमाग में, ये हो गया।
नाउ ये एक टॉपिक है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये वाला, और जो भी हमारे वो होते हैं उनका, ये इतना मतलब क्वेश्चन में इतना नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जैसे कभी कभी डाल देते हैं ईस्ट का भी पार्ट, तो ये वाला चीज थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कभी कभी इसके क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, तो हमें इसको भी मिस आउट नहीं करना है, इसको भी पढ़ाई करनी है, इसकी भी, इसको भी जानना है कि इसमें कौन सी सीडी केस होती हैं, इसमें कौन सी साइक्लिन्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये भी एक कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन भी पूछे गए काफी बार, तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर मैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की बात करूं, दे हैव अ सिंगल सीडीके, दे हैव अ सिंगल सीडीके प्रोटीन, इनके पास बहुत सारी सीडीकेस नहीं होती, सिर्फ एक सीडीके प्रोटीन होती है। बाइंड्स मोर देन वन क्लास ऑफ साइक्लिन्स, मतलब बहुत सारी साइक्लिन से ये सीडीकेस बाइंड करती हैं, ठीक है। साइक्लिन्स बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सीडीके कितनी होगी, सिर्फ एक सीडीके होगी। एंड ड्राइव्स ऑल द सेल साइकिल इवेंट्स बाय चेंजिंग अ साइक्लिन पार्टनर्स। तो क्या होता है कि जैसे माना ये सीडीके थी, ठीक है। अच्छा मैं इसका पूरा बता ही देती हूँ, देखो ये रहा हमारा सेरेविसी वाला, एक सेकेंड, दिस इज अ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसमें क्या है, हमारी पहले जीवन साइक्लिन आई, जीवन साइक्लिन का नाम था CLN3, CLN3, और सीडीकेस क्या है, CDC28, 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 ये एक ही सीडीके होती है। सो CDC28 इज अ सीडीके विच इज फाउंड इन अ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही सीडीके होती है जिसको बोलते हैं CDC28, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वाला टॉपिक भी। तो जो CDC28 होती है, अगर वो साइक्लिन CLN3 के साथ बाइंड कर रही है तो कौन सा फेज में रहेगी, जीवन में रहेगी, ठीक है। ये क्लीव हो गई, उसके बाद CDC28 ने किससे बाइंड कर लिया, CLN1 से कर लिया और CLN2 से कर लिया, इसका मतलब वो किस में आ गई, जीवन और S फेज में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे CDC28 की बात करूं मैं, अगर मैं CDC28 को किससे बाइंड करा दूं, ये मैं बाइंड करा दूं CLB5 से और 6 से, तो वो कहाँ पे आ गई, S फेज में आ गई। अगर मैं बाइंड करा दूं CDC28 को इन चारों से, तो किस में आ गई, वो M फेज में आ गई। तो ये होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का पूरा साइक्लिन्स और सीडीकेस, तो कैसे कैसे रेगुलेट होती हैं ये पूरा देखना है। अब तुम्हें याद क्या करना है, याद कैसे करना है, तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, तुम्हें जीवन साइक्लिन लिखना है, तुम्हें जीवन एस लिखना है, एस और एम फेज, ये चारों चीजें लिख लो। क्या लिखना है, जीवन, जीवन एस, एस और एम फेज। तुम्हें क्या करना है, ये पीछे से पहले लो की CLN वाला, इसको पीछे से लो, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा जीवन का हो गया, और ये हो गया हमारा जीवन एस वाला। अगर मैं एस फेज साइक्लिंग की बात करूं, इसको भी पीछे से ही लो, ठीक है। एस फेज में बात करूं तो इसमें CLN की जगह CLB कर दो, इसमें कौन सी लो, 5 और 6 लो, और जो बचा है 1 2 3 4 ये हमारे लास्ट में हो जाएंगे। तो बहुत इजी हो जाता है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है तुम्हें, जीवन लिखना है, जीवन एस लिखना है, एम लिखना, सॉरी एस लिखना है और एम फेज लिखना है। तुम्हें पहला वाला लिखना है CLN सबसे बड़ा वाला 3, फिर 1 और 2 लिख दो, CLN 1 एंड 2 लिख दो। उसके बाद एस फेज में आना है, CLN की जगह CLB करना है, और जो बड़ा है 5 और 6 है उसको लिख दिया। एम फेज में CLB ही रखना है, और जो बचा है 1 2 3 4 ये सारे किस में आ जाएंगे, एम फेज में आ जाएंगे। तो इजी है इसको याद करना, इतना टफ नहीं है, इसको याद कर लेना। जो सीडीके है वो है CDC28, और जो साइक्लिन्स है वो है CLN3 1 2, CLB5 6, CLB1 2 3 4। अगर मैं एस पॉम्बे की बात करूं, ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम लोग, सैक्रोमाइसिस पॉम्बे की बात करें, तो उसमें जो साइक्लिन होती है वो एक ही होती है, और उसमें जो सीडीके होती है वो भी एक ही होती है। कौन सी साइक्लिन है इसमें, इसमें है CDC13, CDC13, और जो सीडीके है वो है CDC2, CDC2। तो याद रखो CDC2 है, और CDC13 जो है वो हमारी साइक्लिन है, और CDC2 के है सीडीकेज है। आई होप तुम्हें ये याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हुआ है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और एग्जाम के टाइम एक बार देख के चले जाना। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, जो मैं कराने वाली थी बहुत टाइम से, इसमें आता है मेजरमेंट ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरेशन। अगर हमें सेल साइकिल ड्यूरेशन का मेजरमेंट करना हो कि कौन सी, जैसे जीवन फेज वो कितने टाइम में हो रहा है, एस फेज जो है वो कितने टाइम में हो रहा है, और जीवन एस फेज है वो कितने टाइम में हो रहा है, एम फेज को कितना टाइम लग रहा है, तो अगर हमें मेजरमेंट करना हो सेल साइकिल ड्यूरेशन का तो हम कैसे करते हैं। देखो सेल साइकिल का ड्यूरेशन का जो मेजर करने का तरीका है वो है
पल्स चेज लेबलिंग, पल्स चेज लेबलिंग करी जाती है बाय यूजिंग H3 थाइमिडीन, और थाइमिडीन एनालॉग है 5 ब्रोमो 2 यूरेसिल, दैट इज BRDU। याद रखो कि पल्स चेज एक्सपेरिमेंट है वो किया जाता है जिसमें हमारा यूज करा जाता है हमारा H3 थाइमिडीन एंड BRDU, या फिर तो ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं। तो हम अगर सेल साइकिल ड्यूरेशन का मेजरमेंट करना हो तो हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन लोगों को एनालॉग को डाला, उसके बाद हम विजुअलाइज करेंगे बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। नाउ अब इनको दो टाइप से मेथड्स में कर सकते हैं, एक होता है सिंक्रोनाइज्ड कल्चर, ठीक है, एक होता है सिंक्रोनाइज्ड कल्चर, सेकंड होता है एसिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो या फिर बहुत ज्यादा पैटर्न में हो, कोई चीज, कोई फैली चीज ना हो, रेंडमली कोई चीज ना लिया हो, हमने उसको प्रॉपर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीज लिया हो। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे जहाँ पे सेल जो है वो एक ही फेज में है, आर इन सेम फेज। दैट मीन्स अगर मेरी कोई सेल्स है, जैसे ये दो सेल्स हैं, अगर ये मेरी एस फेज में ही है तो और मैं इनका कल्चर कर रही हूँ तो वो एक हो गया, ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया कि मैंने सिर्फ एस फेज वाली सेल्स ली हैं, मैंने कोई G1 या फिर GS के साथ मिक्स नहीं करा है। अगर मैं दूसरी सेल ले रही हूँ जिसमें G2 फेज की सेल्स हैं तो मैं सिर्फ G2 फेज की ले रही हूँ, मैं किसी और को मिक्स नहीं कर रही हूँ इसमें, ठीक है। ये होता है हमारा सिंक्रोनाइज्ड का मतलब हो गया एक प्रॉपर तरीके से ले रही हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से ले रही हूँ, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड। अगर मैं एसिंक्रोनाइज्ड की बात करूँ तो एसिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, मैंने G1 की भी सेल्स ले ली, मैंने एस फेज की भी सेल ले ली, मैंने G2 की भी सेल्स ले ली, तो मैंने रेंडमली सेल्स ली हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन सी फेज में है, मैंने रेंडमली उठा ली। तो एसिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि इन दिस सेल्स आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड विद रेस्पेक्ट टू द फेज ऑफ सेल्स डिवीजन। हमें नहीं पता कौन किस सेल में, हमने क्या करा, उसको रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखो ये होता है हमारा एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ग्रोथ कर्व। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, एक सेकेंड, हाँ एक्स एक्सिस पे लिखते हैं हम लोग टाइम और वाई एक्सिस पे लिखते हैं नंबर ऑफ सेल्स। देखो ये हो गया हमारा सिंक्रोनस ग्रोथ, मतलब यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो जैसे माना हमारी एस फेज में, ये हमारी G2 फेज में होंगी, ऐसे करके जो हमारी सेल्स होती है एक पर्टिकुलर फेज में है। देखो ये फेज अलग है, ये फेज अलग है, तो ये क्या है, सिंक्रोनस हो गया। हमें पता चलता जाएगा कि ये वाली सेल ये इस वाली फेज में थी, ये वाली सेल इस वाले फेज में थी और ये वाली सेल इस वाले फेज में थी। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है, हमें नहीं पता कौन सी सेल है, बस नंबर बढ़ता जा रहा है, हमें नहीं पता कौन सी सेल किस फेज में है, तो ये होता है एसिंक्रोनस। ये ग्राफ आता है पेपर में कि सिंक्रोनस ग्रोथ कौन सी है और एसिंक्रोनस ग्रोथ कौन सी है। तो जिसके पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिवीजन होगा, मतलब ग्रेजुअल जो होगा, देखो ऐसे करके जो बढ़ेगा ये होगा सिंक्रोनस, और जो ऐसे बढ़ेगा वो क्या होगा, एसिंक्रोनस, जिसमें हम पता ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी सेल कौन सी फेज में है। देखो एक ये होता है हमारा कि जो पल्स चेज एक्सपेरिमेंट करा उसके बाद हमें पता लगाना होता है कि G1 में कितना टाइम लगने वाला है, S में कितना टाइम लगने वाला है, और हमारा पूरे जो टाइम अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे पता करते हैं। तो हमने क्या करा कि हमने लेबल्ड जो करे थे माइटोसिस वाले फ्रैक्शन उनको यहाँ लिया, और जो टाइम लग रहा था हमें वो हमने यहाँ लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो सेल ऐसे बढ़ रही है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, और जो बिल्कुल 50% पे पहुंच जाती है, जो 50% असेंडिंग कंडीशन में पहुंचेगी, कितना, 50% असेंडिंग कंडीशन में जो पहुंचेगी वो सेल हमारी मानी जाएगी। किस में मानी जाती है वो सेल हमारी, देखो इनिशियली नो लेबल्ड माइटोटिक सेल्स आर ऑब्जर्व्ड। तो इनिशियली तो हमने कोई भी सेल नहीं देखो, देखो यहाँ पे क्या है, लेग फेज आ गया, देखो यहाँ पे हमने कोई सेल नहीं देखी, दैट इज इनिशियली हमने कोई भी लेबल्ड मतलब माइटोटिक फेज में नहीं देखा, कोई भी लेबल्ड माइटोटिक सेल नहीं देखी। लेकिन आधे घंटे के बाद क्या हुआ, आधे घंटे के बाद क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी थी लेबल्ड माइटोटिक सेल की वो इंक्रीज करने लगी। तो देखो ये इंक्रीज कर रही है, तो ये इंक्रीज कर रही है, देखो करी इंक्रीज इसने। उसके बाद क्या बोला इसने, द टाइम टेकन टू रीच अ 50% मैक्सिमम, 50% ऑफ द मैक्सिमम लेवल करेस्पॉन्ड टू द मीन लेंथ ऑफ G2.5 m।
मतलब ये इसके 50% तक, ये वाला जो हो गया ना 50% असेंडिंग तक, वो क्या हमें बताती है, वो बताती है हमें कि जो हमारी हाफ माइटोटिक जो सेल्स है तो एम फेज में आने वाली है प्लस G2, ये इसका नंबर बताती है, इसकी लेंथ बताती है, ये इसकी लेंथ बताती है अगर 50% असेंडिंग मैक्सिमम तक होगा। नेक्स्ट क्या बोला उसने, उसके बाद क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। द फ्रीक्वेंसी स्टार्ट डिक्रीजिंग and reach between the 50% and on ascending curve and 50% on a descending curve। मतलब क्या हुआ देखो, मतलब वो देखो यहाँ से ये बढ़ रही है, ये क्या हो गया हमारा 50% हो गया असेंडिंग कर्व, असेंडिंग कर्व हो गया ये वाला। उसके बाद जो हो रही है 50% क्या हो रही है, कम हो रही है यहाँ तक, ये कौन सा हो गया हमारा डिसेंडिंग कर्व हो गया, 50% डिसेंडिंग कर्व हो गया। तो ये जो होगा 50% असेंडिंग टर्म प्लस 50% जो डिसेंडिंग होगा वो किस चीज को डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा तुम्हारे एस फेज को, किसको, एस फेज को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या है इसमें लिखा हुआ है, द टाइम बिटवीन हाफ मैक्सिमल लेबलिंग, हाफ मैक्सिमल लेबलिंग ऑन फर्स्ट एंड सेकंड असेंडिंग कर्व करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ एंटायर डिवीजन। मतलब देखो यहाँ से ये जो हाफ मैक्सिमम लेंथ थी यहाँ से और पूरा तक जहां तक दोबारा ये स्टार्ट हुआ इंक्रीज करना, दोबारा जहां स्टार्ट हुआ इंक्रीज करना, इसको बोलेंगे हम पूरी टोटल सेल डिवीजन की लेंथ। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। अब मैं एक और बार इसको समझा देती हूँ तुम्हें। देखो तुम्हें क्या करना है, कोई भी ग्राफ था, ठीक है, कोई भी ग्राफ था, पहले क्या होगा लैग फेज आएगा, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, हाफ एन आवर के बाद में क्या होगा डिवीजन होना स्टार्ट करेगा। जब ये 50% पहुंच जाएगा उस टाइम पे हम क्या इसको मानेंगे, ये किसकी लेंथ होगी, हाफ एम की लेंथ होगी प्लस G2 की लेंथ होगी। जैसे ये बढ़ेगा उसके बाद ये कम होगा, ये 50% ये पूरा का पूरा क्या होगा एस फेज हो जाएगा। उसके बाद जब ये दोबारा नीचे गिरेगा लेकिन दोबारा इंक्रीज होगा तो उसका 50% और इसका ये वाला एरिया ये क्या होगा हमारा टी फेज होगा पूरा का पूरा, ठीक है, टोटल सेल डिवीजन टाइम होगा। तो अगर ग्राफ आता है ऐसा और तुमसे पूछा जाता है कि एस फेज कौन सा होगा, तुमसे पूछा जाता है G2 M हाफ M कौन सा फेज होगा, टोटल T क्या होगा, तो तुमसे इस ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुमसे और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि तुम इसका फॉर्मूला निकालो, तुम इसके बारे में ज्यादा एक्स्ट्रा बताओ, नहीं, तुम्हें ये याद रखना है कि एस फेज कब टाइमिंग में होता है, G2 प्लस हाफ M कब तक बनता है, और टोटल T जो सेल डिवीजन अगर हमें पता करना है, टोटल टाइम अगर हमें पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं। और ये सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जो ग्रोथ कर्व है इनको याद रखना, बस इतना याद रखना इनका ग्राफ कैसे बनता है। जो ग्राफ बनता है अगर सिंक्रोनस की बात करो तो ऐसे बनेगा, एसिंक्रोनस की बात करो तो ऐसे बनेगा। तो ए वाला एसिंक्रोनस होगा और बी वाला क्या होगा सिंक्रोनस होगा। और ये भी याद रखना टाइम वगैरह कैसे लग रहा है। देखो अगर तुमसे पूछा नहीं जाएगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, अगर फिर भी तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखो, अगर मुझे बोला जाए कि जीवन की लेंथ कैलकुलेट करो, कितना लेंथ में हुआ है उसकी लेंथ कैलकुलेट करो, तो मैं क्या करूंगी, जो टोटल पूरा, जो टोटल कहाँ से कहाँ तक टोटल था पूरा, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला जो टोटल लेंथ होगा, ये जो टोटल लेंथ होगी उसमें से हम क्या करेंगे G2 और S फेज की जो लेंथ होगी उसको माइनस कर देंगे। तो अगर हमें G1 की लेंथ निकालने को बोला जाता है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से G2 और S वाले लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारा G1 का कैलकुलेशन आ जाएगा, तो हमारी G1 कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगर हमें पता करना है ड्यूरेशन ऑफ M फेज, मतलब लेंथ ऑफ M फेज पता करनी है, लेंथ ऑफ M फेज पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, G1 प्लस हाफ M इज इक्वल्स टू T माइनस S प्लस हाफ M और G2। देखो इसकी वैल्यू तो एक ही होगी, इसकी वैल्यू तो एक ही होगी, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, टोटल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और S की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और हमारा M जो होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ M फेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि नहीं आएगा पेपर में, बहुत कम रेयर चांसेस अगर ये आ जाए तो ये नहीं आता है।
लेंथ ऑफ जीवन फिर भी सोच सकते हैं कि ये आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला फिर भी सोच सकते हैं कि आ जाए, लेकिन ये वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और जो कल जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो सेल साइकिल पूरा कंप्लीट, मतलब उसके रेगुलर जो चेक पॉइंट्स हैं वो करेंगे हम लोग। चेक पॉइंट्स अगर हो जाएंगे तो चेक पॉइंट्स करेंगे, और जो भी रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सीडीकेस कंप्लीट करना है, साइक्लिन्स कंप्लीट करना है, और मियोसिस को भी देखेंगे। मियोसिस आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, अभी हम ये देखेंगे कल। और आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ। आप अनअकैडमी पे कुमकुम गौतम नाम के सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाऊंगी मैं। और वहाँ पे जो मेरी क्लास होती है सुबह 10 बजे क्लास होती है, और कभी कभी 8 PM पे भी होती है, लेकिन 10 बजे वाली क्लास तो होती है। तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।